व्हेन इंडिया विल बी अ डेवलप कंट्री। देखो, जब कोई देश अपनी जर्नी शुरू करता है तो उसका टारगेट होता है कि वो अपने आप को एक डेवलप कंट्री की लिस्ट में लेते आए। उसका भी सपना होता है कि उसके भी देश में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो, अच्छी रोड्स हो, सभी लोग ऐसो आराम से जिए। और जब कभी भी बात हो कि कौन सा देश घूमने जाना है तो लोग उसके देश का भी नाम ले, ना कि केवल इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों का। 1950 के करीब जब इंडिया, चाइना, जापान जैसे देशों ने अपने सफर की शुरुआत की थी तो उनका भी एक टारगेट था कि वो भी कभी डेवलप कंट्री की लिस्ट में आएंगे। 1945 में जहां जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे तो वहीं 1950 के करीब चाइना को स्वॉरो ऑफ एशिया कहा जाता था। वहीं 1947 में हम सभी जानते हैं कि भारत की भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। लेकिन अभी देखो, चाइना हमसे कितना आगे निकल चुका है और जापान तो ऑलरेडी डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इन 75 सालों में इंडिया में कोई काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उससे अभी भी हम कई ज़्यादा पीछे रह गए हैं। इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में आता है। कहने को तो हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब कि हमारी इकोनॉमी फ्रांस, इंग्लैंड, जापान जैसे जितनी बड़ी इकोनॉमी है, पर ये सिर्फ कहने को है। आज भी हमारे लोगों का एवरेज इनकम इन देशों से काफी कम है। तो ऐसा क्यों है? क्यों आज भी इंडिया डेवलप कंट्री की लिस्ट में नहीं आता? इसके पीछे क्या क्या कारण है और आखिर कब हमारा देश डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल होगा? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। देखो, 1947 में जब इंडिया ने अपने सफर की शुरुआत की थी तो उस वक्त इंडिया के पास अपनी पूरी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए पूरा अनाज भी नहीं हो पाता था। उस वक्त इंडिया की लिटरेसी रेट भी मात्र 12% थी, यानी कि काम करने के नाम पर लोग सिर्फ एग्रीकल्चर को जानते थे। और चूंकि सारे देशों ने उस वक्त खुद को डेवलप करने के लिए अपने देश में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगवाए थे तो नेहरू गवर्नमेंट ने भी सोचा कि क्यों ना अपने देश में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए और जितना पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं तो उसको शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया जाए। पर इन सब में एक पेच था। पहला, नेहरू गवर्नमेंट ये काम किसी प्राइवेट कंपनी को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि 200 साल पहले भी एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की, जिसने व्यापार के नाम पर पूरे देश को गुलाम कर दिया था। तो नेहरू गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहती थी। अब ऑप्शन था दूसरा कि सरकार ये सारी इंडस्ट्री खुद से लगाए, पर उस वक्त इंडिया के पास ना तो इतना पैसा था और ना ही टेक्नोलॉजी कि सरकार अपने दम पर इतनी सारी हैवी इंडस्ट्री लगा पाए। सो इंडिया ने दोनों के मिक्स पार्ट को चुना कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करेगी और साथ में खुद की कंपनी भी बनाएगी और मिलकर देश में विकास होगा। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, गवर्नमेंट का झुकाव प्राइवेट सेक्टर से उठकर सरकारी कंपनी पर चला गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी में कैसे काम होता है, आओ काम करो या आराम करो, सैलरी फिक्स्ड है, काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं, मेहनत क्यों करें जब सैलरी उतनी ही मिलनी है। अच्छा, उस वक्त कई सारे पॉलिटिशियन को नया नया पावर भी मिला था, तो इस कंपनी में मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा चाचा ये सब काम करेगा, यानी कि फुल टू करप्शन। रोड बन रहे हैं तो एक बरसात में खत्म हो जा रहे हैं, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बैंक से फर्जी लोन दिलवाया जा रहा है और चूंकि वापस करने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे को। मतलब समझो ना कि 1947 से 1990 के बीच में हमारे देश की इकोनॉमी की ऐसी हालत कर दी गई थी कि 1991 तक आते आते हमारा देश कंगाली पर खड़ा हो गया था। 1991 में हमें अपने खर्चे पूरे करने के लिए IMF से लोन लेना पड़ा था और फिर 1991 में हमें वही करना पड़ा जो हम 1947 में नहीं चाहते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखो, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए इन 3 फेजों से गुजरना पड़ता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड देन सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। पर हमारे देश में इसका उल्टा हुआ। 1947 से 1991 के बीच हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहे और उसके बाद 1991 के बाद से हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गए, यानी कि बीच का इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो होता है वो कभी इंडिया में आया ही नहीं, जो कि किसी भी देश की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम सारे लोगों को सर्विस सेक्टर में जॉब नहीं दे सकते, वहाँ सिलेक्टेड जॉब ही होता है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने भी मेक इन इंडिया पर जोर दिया था, आपको याद होगा। पर अपने पास स्किल है ही नहीं तो काम क्या करेंगे? 20 साल से वही घिसा पीटा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। मतलब कि ये एजुकेशन किस काम का है मुझे आज तक पता नहीं चला। मतलब कि मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने जो ग्रेजुएशन अब तक किया है तो इससे आप या तो सरकारी नौकरी पा सकते हो या फिर आप किसी को पढ़ा सकते हो, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। ये एजुकेशन किसी काम का नहीं है। अपने देश में स्किल्स को बनाने के लिए जो कि एक्चुअली लाइफ में काम आता है कुछ काम को करने के लिए, वो तो उसका ट्रेनिंग तो कहीं मिलता ही नहीं है और मिलता भी है तो बहुत ही सिलेक्टेड जगह पे। और 1947 के बाद से जैसा पब्लिक का मूड बना है कि गवर्नमेंट जॉब में जाओ तो आराम करो, कुछ काम नहीं करना है, तो ऐसा मेंटेलिटी अभी भी बन गया है। इसलिए देखते होंगे कि आज भी हमारे देश में सर्विस सेक्टर को और खास करके गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। आप उस देश से उम्मीद करते हो कि वो डेवलप कंट्री की लिस्ट में आए जो सर्विस के पीछे भागता है, ना कि सर्विस क्रिएशन के। देखो, इस साल हमारे देश को आज़ाद होने में पूरे 75 साल पूरे हो गए हैं
और इसी साल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के नाम एक प्रण लिया है कि अगले 25 साल में, यानी कि जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे हो, तब इंडिया एक डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ जाएगा। अब हम डेवलप होते हैं कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर जैसा कि ट्रेंड एनालिस्ट और जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका भी मानना है कि हाँ, अगर इंडिया ऐसा ही चलता रहा तो वो भी वर्ल्ड मतलब कि डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ जाएगा। पर उसके लिए हमें अभी भी अपनी एजुकेशन, अपने सिस्टम, अपनी इकोनॉमी और खास करके अपनी मेंटलिटी पर वर्क करना होगा। क्योंकि आप किसी को कॉपी करके उसके जैसा तो बन सकते हो, लेकिन उससे बड़ा नहीं बन सकते। आपकी खुद की कोई पहचान नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।